तो देखो पहले मैं अनसिमेट्रिकल वालों के लिए लेता हूं। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल वो हैं जिन मॉलिक्यूल्स में, है ना, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कौन से हैं जो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, जैसे CHO, CH, OH, H, OH, CH2, OH। ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर किसी एक डायरेक्शन से किया जा सकता है, जैसे यहां पे हम नॉमेनक्लेचर केवल टॉप से कर सकते हैं, बॉटम से नहीं कर सकते, तो अनसिमेट्रिकल है। इसमें n होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब यहां पे देखिए तो 2 कायरल कार्बन है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे 2n, यानी 2 यानी 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, और जितने बनेंगे सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव 4, और इनएक्टिव यानी कोई भी इनएक्टिव नहीं होगा, तो इनएक्टिव 0। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CHO, CH, OH, OH, H, OH, H, OH, H, CH2, OH। अब अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें हम, ठीक है, तो यहां पे कायरल कार्बन कितने हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 कायरल कार्बन, तो यहां पे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे 2 यानी 16। अब जितने होंगे सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव 16 हो जाएंगे और इनएक्टिव 0। कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव नहीं है, मतलब इनएक्टिव नहीं है, सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3OH। बताइए इस मॉलिक्यूल में ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? नंबरिंग कहां से करेंगे? CH3 और OH दोनों से कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर पोजीशन से? बताइए जरा लिख के, नंबरिंग कहां से करेंगे, OH से या CH3 से? OH से। तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो अब इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 हैं। कैसे 2 कायरल कार्बन है? तो देखो इस कार्बन से H लगा है, CH3 लगा है, एक CHOH लगा है, एक CH2 लगा है ना, HCH3 CH2 CH2 और एक यहां पे CHOH, तो चारों डिफरेंट है। इस कार्बन से भी OH लगा है, एक H लगा है, एक CH2 लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे CH3 लगा है, तो 2 कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे 2⁻² इज इक्वल टू 4। जितने बने हैं सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव भी 4। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल में देखें तो इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन हैं। कायरल कार्बन कैसे हैं? क्योंकि इससे H, OH, COOH और नीचे वाले के लिए ये पूरा होगा, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है। कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करना हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 2 कायरल कार्बन है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि हम इसका ऊपर से नाम लिखें या नीचे से नेम लिखें, IUPAC नेम सेम आएगा, तो सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। अब n इज इक्वल टू 2 है। मैंने कहा था कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो इवन और ओड के लिए 2 डिफरेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और इवन है तो यहां पे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव बनते हैं, इनएक्टिव बनते हैं, टोटल बनते हैं, है ना। n इज इक्वल टू 2, तो यहां ऑप्टिकली एक्टिव कितने बनेंगे? तो ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे 2 की पावर n-1, ये फॉर्मूला था। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2-1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्टिकली एक्टिव बने 2। अब यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले, ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कौन से? मीजो। ध्यान रखिएगा, जब भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी बनते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी मीजो बनते हैं। मीजो कितने बनेंगे? 2 की पावर n/2 -1, 2 की पावर n/2 -1, तो ये हो गया 2 की पावर 2/2।
-1, तो 2 की पावर 2/2 मतलब 2 की पावर 1 - 1 मतलब 2 की पावर 0, तो इनएक्टिव बन गए 1। ठीक है, एक्टिव बने 2, इनएक्टिव बने 1, तो टोटल कितने बन जाएंगे? एक्टिव प्लस इनएक्टिव यानी टोटल इस बार बन गए 3। तो अब अगली बार से इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम सीधे याद रखेंगे। इसी के जैसा मान लो मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, जहां पे मैं कुछ चीजें कॉमन कर देता हूं, जैसे ये मॉलिक्यूल है। अब जहां कहीं पर भी ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो और उसमें 2 कायरल कार्बन है, तो बिना कैलकुलेशन के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 2 कायरल कार्बन है। अच्छा, कायरल कार्बन कैसे है? क्योंकि इस कार्बन से H लगा है, OH लगा है, नीचे CH2 ऊपर CHOH, तो ये कायरल है। ऐसे ये वाला भी कायरल है, HOH CH2 और CHOH। तो अब यहां पे कैलकुलेशन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, याद कर लो कि यार अगर 2 कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा 2, सेम कैलकुलेशन है ना, इनएक्टिव बनेगा 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 3। जहां कहीं पर भी ये कंडीशन अप्लाई हो कि कायरल कार्बन हो और सिमेट्रिकल हो, इवन नंबर हो, 2 हैं तो ये। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। COOH H OH H OH H OH और COOH। अब अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो यहां पे 1, 2 और 3 कायरल हैं। अच्छा देखो, आप कहेंगे सर ये वाला कैसे कायरल हुआ? ये इस तरह से कायरल है क्योंकि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो R आता है और नीचे वाले का S है, और अगर एक R है एक S है तो फिर दोनों सेम नहीं है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे N की वैल्यू आ गई 3। N की वैल्यू 3 आ गई, मतलब अब N की वैल्यू ऑड है। मैंने कहा था जब N की वैल्यू ऑड है तो जितने इसके एक्टिव बनते हैं उतने इसके टोटल बनते हैं। इसके एक्टिव कितने बन रहे थे? 2 की पावर n-1। तो यहां पे हम पहले क्या निकालेंगे? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। 2 की पावर 3-1, तो 2 की पावर 2, मतलब इसके टोटल जो बन जाएंगे वो 2 की पावर 2 यानी 4 बनेंगे। टोटल 4 बन गए। अब उनमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे? तो इनएक्टिव वालों का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n-1/2। तो 2 की पावर n की वैल्यू हो गई 3, 3-1/2, तो ये 2 की पावर 3-1 2/2, मतलब 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 आ गया मतलब 2। तो टोटल 4 बने, इनएक्टिव 2 बने, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव 2 हो जाएंगे। टोटल में से 2 घटा दिया जाए तो 3 का, ठीक है, तो एक्टिव 2, इनएक्टिव 2, टोटल 4। अब देखिए अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ज्योमेट्रिकल वाली साइट भी है और ऑप्टिकल वाली साइट भी है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH OH CH3, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए, टोटल ज्योमेट्रिकल निकालने के लिए और टोटल ऑप्टिकल निकालने के लिए फार्मूला सेम है अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पे टोटल, अब हम कहेंगे टोटल, ना ज्योमेट्रिकल कहेंगे ना ऑप्टिकल कहेंगे, हम कहेंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर। इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों इंक्लूड होंगे, इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टीरियो साइट होगा, और स्टीरियो साइट में ज्योमेट्रिकल और प्लस ऑप्टिकल दोनों को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे ये वाली जो साइट है, बताइए किसकी है? ज्योमेट्रिकल की या ऑप्टिकल की? ये किसकी साइट है? अगर दोनों शो कर रहा हो तभी के लिए ये फॉर्मूला बता रहे हैं। ये जो मैंने येलो सर्कल किया है ज्योमेट्रिकल की साइट है, और ये वाली किसकी साइट है? ये वाली किसकी साइट है जिसपे स्टार लगाया है? ऑप्टिकल की।
तो एक ज्योमेट्रिकल की और एक ऑप्टिकल की, तो टोटल, अब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ना कह के टोटल स्टीरियो आइसोमर कहेंगे, 2⁻² इज इक्वल टू 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बस ध्यान रखना फार्मूला हम तब लगा पाएंगे जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो। बताइए यहां पे ज्योमेट्रिकल की कितनी साइट हैं जिनके अराउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा? 2। और ऑप्टिकल की, ऑप्टिकल कितनी साइट है? 1। तो ये हो गई ज्योमेट्रिकल की, ये हो गई ज्योमेट्रिकल की, और ये हो गई ऑप्टिकल की। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर हो जाएंगे 2⁻³ इज इक्वल टू 8। ठीक है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल की साइड को ऐड कर देंगे, उसके बाद निकाल देंगे टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बन रहे हैं। अगर एक साथ ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर दोनों शो करे तो। नेक्स्ट पार्ट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा, ज्योमेट्रिकल देखा, ऑप्टिकल देखा। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है, क्या होते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर, एक एक करके पॉइंट्स लिखते हैं। पहले थ्योरी लिख लीजिए, थ्योरी में डिक्टेट कर रहा हूं, नोट करते जाइए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज क्रिएटेड, conformational isomerism is created due to rotation, due to free rotation across sigma bond. Conformational isomerism is created due to free rotation across sigma bond. तो देखिए सिग्मा बॉन्ड में अगर फ्री रोटेशन प्रेजेंट है तो उस फ्री रोटेशन के कारण कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म किस लिए क्रिएट होगा? जहां कहीं पर भी सिग्मा बॉन्ड के राउंड, ओके लिखिए, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज क्रिएटेड ड्यू टू फ्री रोटेशन, conformational isomerism is created, conformational isomerism is created due to free rotation across सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के राउंड अगर फ्री रोटेशन है तो उसके कारण कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है। दूसरा, चूंकि ये रोटेशन के कारण क्रिएट हो रही है इसलिए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को रोटेशनल आइसोमर या रोटामर्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, दे आर आल्सो कॉल्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड conformational isomer, they are also called rotational isomer, sorry, they are also called rotational isomer और रोटामर्स। इनको रोटेशनल आइसोमर या रोटामर्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या देखा हमने कि ये फ्री रोटेशन के कारण क्रिएट होते हैं। दूसरा पॉइंट, फ्री रोटेशन के कारण क्रिएट हो रहे हैं इसलिए इनको रोटेशनल आइसोमर या रोटामर्स भी कहते हैं। अब देखिए क्या है, रूम टेम्परेचर पे जितनी एनर्जी अवेलेबल है ना, रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो है, उतनी एनर्जी पा करके रोटेशनल आइसोमर एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने कहा था स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक कन्फिगरेशनल जो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे, और एक कन्फर्मेशनल जो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कैसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, दे आर इंटर कन्वर्टेबल
एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। कैसे कन्वर्ट होते हैं अभी देखेंगे अपन कि कौन है जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। पहले 2-4 पॉइंट थ्योरी लिख लेते हैं, फिर आएंगे उस पे। अब अगर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए हैं तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इनको हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। दे, अगर आप चाहो कि एक कंफर्मेशन से दूसरे कंफर्मेशन को अलग कर लो, जैसे सिस और ट्रांस को आप अलग कर सकते हो, डी और एल को आप किसी न किसी टेक्निक से अलग कर सकते हो, आप ऑप्टिकल आइसोमर को अलग कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को अलग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर को अलग कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमर को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही सेपरेट करोगे तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और जब सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो फिर ये ट्रू आइसोमर भी नहीं होते हैं। अगर एक आइसोमर दूसरे में कन्वर्ट हो गया, हम इनको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको हम ट्रू आइसोमर नहीं कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर। दे आर नॉट ट्रू आइसोमर, ये ट्रू आइसोमर नहीं है। और यही रीजन है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के टोटल आइसोमर काउंट करना होता है, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल के टोटल आइसोमर काउंट करेंगे तो उसमें ज्योमेट्रिकल वाले काउंट करेंगे, ऑप्टिकल वाले काउंट करेंगे, स्ट्रक्चरल वाले काउंट करेंगे, लेकिन कभी भी हम टोटल आइसोमर में कन्फर्मेशन को काउंट नहीं करते हैं। उसका एक कारण और है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट कन्फर्मेशन हो सकते हैं। कैसे बनते हैं इनफाइनाइट कन्फर्मेशन, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से। अभी केवल आप ये पॉइंट लिख लीजिए, मॉलिक्यूल may have infinite conformation। बहुत सारे कन्फर्मेशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट कन्फर्मेशन। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कन्फर्मेशन शो करेगा। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 कंटिन्यूअस, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड हैं, तो ऐसा हर मॉलिक्यूल कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बस 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, जैसे CH2H CH2H, मतलब CH3 मॉलिक्यूल देखें अगर, तो इसमें 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, और देख लीजिए, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन है, इसमें भी 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड हैं, मिनिमम 3 होने चाहिए, 3 से अगर ज्यादा है तब भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे H2O2 देखें, ठीक है, तो H2O2 में भी कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये शो करेगा। लेकिन अगर हम CH3Cl की बात करें तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस बॉन्ड कितने हैं CH3Cl में। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो कंटिन्यूअस HCH2Cl, कंटिन्यूअस, टोटल तो 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, लेकिन कंटिन्यूअस केवल 2 हैं, तो इसलिए ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चलिए, कन्फर्मेशनल एनालिसिस देखो क्या करने वाले हैं हम। किसी भी मॉलिक्यूल के जो वेरियस कन्फर्मेशन बनते हैं, ठीक है ना, उन कन्फर्मेशंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं कि कौन सा कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कन्फर्मेशन कम स्टेबल है। और जब हम उनकी एनर्जी और स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। और इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में कन्फर्मेशनल आइसोमर में हम यही करने वाले हैं कि एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट कन्फर्मेशन बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सा कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कन्फर्मेशन कम स्टेबल है। क्लियर है क्या हम क्या करने वाले हैं? मॉलिक्यूल के वेरियस कन्फर्मेशन बनाएंगे
उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन, है ना, एथेन का यानी CH3 मॉलिक्यूल का कन्फर्मेशनल एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखो, अगर कोई भी मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसका एक स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे जब हम ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ रहे थे तो ऑप्टिकल आइसोमर में हमने क्या देखा था, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, वेज डैश फार्मूला, एक फिशर फार्मूला देखा था। फिशर फार्मूला देखते थे ना, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक देखते थे वेज डैश फार्मूला जिसमें सॉलिड में और डैश में बनाते थे। वैसे ही ऑप्टिकल जो कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं उनके लिए हम 100 हॉर्स फार्मूला बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है 100 हॉर्स। जैसे ये CH3 है तो एक कार्बन ये वाला हो गया और एक कार्बन ये। अब इस कार्बन से जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, तो इस कार्बन से हमने जोड़ दिया 3 हाइड्रोजन इस तरह से। और ये है बैक वाला कार्बन, इससे भी जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन, तो इससे भी हमने इस तरह से 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये तो जब हम एथेन को इस तरह से बनाते हैं इसको कहते हैं 100 हॉर्स। अब इसका एक फार्मूला और बनता है, न्यूमान फार्मूला। न्यूमान फार्मूले में क्या करते हैं, ये जो फ्रंट वाला कार्बन है इसको डॉट से बनाते हैं। फ्रंट वाले कार्बन को डॉट से, फ्रंट कार्बन पे क्या लगे हैं 3 हाइड्रोजन, तो ये इस तरह से फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगा दिए। और ये जो बैक में कार्बन था ये वाला, इसको बनाते हैं सर्कल से, और इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो इस पे भी इस तरह से ये 3 हाइड्रोजन लगा दिए इस तरह से। इसको डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। अभी क्या है यहां पे, ये वाला जो हाइड्रोजन है, फ्रंट वाला हाइड्रोजन, इसने बैक वाले हाइड्रोजन को ढक रखा है, ठीक है। फ्रंट वाले हाइड्रोजन ने क्या किया, सभी फ्रंट वालों ने, इस हाइड्रोजन ने इसको ढक रखा है, इसने इसको ढक रखा है, इसने इसको ढक रखा है। जैसे यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने पीछे वाले को ढक रखा है, तो जब फ्रंट वाले बैक वाले को ढक लेते हैं तो इसको कहते हैं इक्लिप्स्ड। क्या कहते हैं इसको, इक्लिप्स, ढका हुआ। जैसे सोलर इक्लिप्स होता है ना, तो वैसे ही ये सामने वाला फ्रंट वाले को ढक लिया है तो ये इक्लिप्स्ड है। अब अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 60 डिग्री से तो देखिए क्या होगा। अगर इसको रोटेट कर दिया जाए, किसी एक को फिक्स कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, फ्रंट वाले को फिक्स कर लिया, फ्रंट वाले को जैसा था वैसा ही रहने दिया, और बैक वाले को रोटेट किया। तो जब रोटेट किया तो ये जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन यहां गया, ये हाइड्रोजन यहां गया, और ये हाइड्रोजन यहां गया। अब देखिए यहां तो सबने एक दूसरे को ढक रखा था, यहां पे किसी ने भी किसी को ढक नहीं रखा है, तो ये कहलाता है स्टैगर्ड फॉर्म। और जब सामने ढक लेता है तो ये कहलाता है इक्लिप्स। जैसे यहां पे देखिए, अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूं तो आफ्टर रोटेशन हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ। फ्रंट वाले को फिक्स कर दिया, बैक फ्रंट वाले को फिक्स कर दिया, ठीक है, और बैक फ्रंट पे जैसे लगे थे वैसे ही लगे हैं। ये हाइड्रोजन जहां था वहीं पे है, हाइड्रोजन भी सही है वहीं पे, ये हाइड्रोजन भी वहीं पे। बैक वाले कार्बन पे चेंज किए, देखो बैक वाला कार्बन डॉटेड से था, 60 से घुमाया है ना, 60 डिग्री एंगल से घुमाया है, तो जो हाइड्रोजन यहां था अब वो हाइड्रोजन यहां आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहां आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन यहां आ गया। तो ये वाला था इक्लिप्स्ड, और ये जो बना नया ये बन गया स्टैगर्ड, ये बन गया स्टैगर्ड। जब कोई किसी को नहीं ढक रहा है तो स्टैगर्ड। ये जैसे ये था इक्लिप्स्ड, ये हमने साहॉर्स में इक्लिप्स बना रखा है, ये न्यूमान में इक्लिप्स्ड, ये साहॉर्स में स्टैगर्ड, और ये साहॉर और ये न्यूमान में स्टैगर्ड। जब सामने वाले पीछे वालों को ढक लेते हैं तो इक्लिप्स्ड, और जब कोई किसी को नहीं ढकता तो स्टैगर्ड। आ रही बात समझ में। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 60 डिग्री के अलावा
किसी और एंगल से रोटेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर 60 से रोटेट किया तो ये स्टैगर्ड बन गया। अब मैं अगर इसको फिर से 60 से रोटेट कर दूं, फिर से 60 से रोटेट कर दूं, तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके नीचे आ जाएगा और ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एथेन में अगर हम 60 डिग्री से रोटेट कर दें तो स्टैगर्ड इक्लिप्स में और इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 60 से रोटेट करेंगे तो स्टैगर्ड बन जाएगा, और स्टैगर्ड को 60 से रोटेट कर दीजिए, इक्लिप्स बन जाएगा। और अगर हम 60 के अलावा किसी और एंगल से रोटेट करते हैं, जैसे मान लो मैं 30 पे रोटेट करता, तो एक तो ये जो 0 पे बना था ये बनता, फिर एक 30 पे बनता, फिर एक 60 पे बनता। ऐसे ही मान लीजिए मैंने 15 से रोटेट किया, तो एक 0 पे बनता है, एक 15 पे, एक 30 पे, एक 30 पे, एक 45 पे और एक 60 पे। मान लीजिए मैं इसको 10 डिग्री से रोटेट करता, तो एक 0 पे, 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40, 50 एंड 60 पे। और ऐसे ही मैं अगर 1 डिग्री से रोटेट करता तो 0 से 60 के बीच में 60 बन जाते कन्फर्मेशन। और अगर मैं 0.001 से रोटेट करता तो फिर बहुत सारे ऐसे कन्फर्मेशन बन जाएंगे। और इसीलिए हमने एक पॉइंट लिखा था पिछली बार, कौन सा पॉइंट लिखा था? मॉलिक्यूल में हैव इनफाइनाइट कन्फर्मेशन। अब अगर आप स्लाइटली स्मॉल एंगल से चेंज करेंगे तो ऐसे बहुत सारे कन्फर्मेशन बन सकते हैं, और इसीलिए हम एक पॉइंट यहां पे लिखा था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने 60 के अलावा किसी भी और एंगल से रोटेट किया, 60 के अलावा किसी भी और एंगल से रोटेट किया, तो अब जो कन्फर्मेशन बनेगा ये, जैसे H मान लीजिए मैंने इसको 15 से रोटेट किया होता, तो ये हाइड्रोजन कहीं यहां आता, ये हाइड्रोजन यहां आता और ये हाइड्रोजन यहां आता। अब ये स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच का है, और स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में इनफाइनाइट ऐसे बन सकते हैं, और उन सभी को हम स्क्यू कहते हैं। जितने भी स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में बनेंगे दे ऑल आर स्क्यू। क्या कहेंगे हम उनको? कि ये स्क्यू हैं। जो भी स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में बनेगा स्क्यू। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, यहां पे 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म को मैं एक एक करके लिखवाता हूं। पहला टर्म है डाइहेड्रल एंगल, पहले आप इसको बना लीजिए, फिर मैं एक एक करके 3 टर्म है उनको लिखवाता हूं। हमने यहां कहा कि अब कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एक टर्म है डाइहेड्रल एंगल। क्या होता है डाइहेड्रल एंगल? फ्रंट वैलेंसी और बैक वैलेंसी के बीच से जो पास होने वाला प्लेन है, उनके जो बीच का एंगल है वो डाइहेड्रल एंगल है। जैसे यहां पे डाइहेड्रल एंगल 0 है, यहां पे डाइहेड्रल एंगल 60 है। लिखिए डाइहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन प्लेन पासिंग थ्रू फ्रंट एंड बैक वैलेंसी। ठीक है, फ्रंट और बैक वैलेंसी के बीच से जो पास होने वाला प्लेन है, उनके बीच के जो एंगल है उसको हम कहते हैं डाइहेड्रल एंगल। क्या डाइहेड्रल एंगल आपको समझ में आ गया? यहां पे डाइहेड्रल एंगल क्या है? 0 है। यहां पे डाइहेड्रल एंगल क्या है? 30 है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे एक होता है स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन को ही वंडरवाल स्ट्रेन भी कहते हैं। स्टेरिक स्ट्रेन या वंडरवाल स्ट्रेन। देखो स्टेरिक स्ट्रेन और वंडरवाल स्ट्रेन क्या है? ये वाला ग्रुप है और ये ग्रुप है ना? इन दोनों ग्रुप्स के बीच में होगा रिपल्सन, क्योंकि दोनों के पास है इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच का जो रिपल्सन है उसको कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, और स्टेरिक स्ट्रेन को ही वंडरवाल स्ट्रेन भी कहते हैं। दो ग्रुप के बीच में लगने वाले रिपल्सन को कहते हैं, दो ग्रुप के बीच में लगने वाले रिपल्सन को कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। जो भी रिपल्सन लग रहा होगा उसको हम कहेंगे कि ये स्टेरिक स्ट्रेन है। ठीक है, दो ग्रुप है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो भाई इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन और इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और जितना भी रिपेल करेंगे
वो सब कहलाता है स्टेरिक स्ट्रेन। अब देखिए यहां पे एक रिपल्सन और है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी रिपल्सन है। ठीक है, तो एक है स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन क्या है? रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच का जो रिपल्सन है उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ग्रुप रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप। ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सन स्टेरिक स्ट्रेन। और एक कौन सा है? टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन। आपसे पूछा जाए बताइए टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, तो देखिए टॉर्सनल स्ट्रेन जो बॉन्ड के फ्रंट वाला बॉन्ड है, बैक वाला बॉन्ड है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच को जो रिपल्सन है उसको कहेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या कहेंगे? रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रंट एंड बैक बॉन्ड। फ्रंट और बैक में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिपल्सन है वो है टॉर्सनल स्ट्रेन। कोई भी ये बॉन्ड है ना, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहां पे ये बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन है ये है टॉर्सनल स्ट्रेन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है वो है टॉर्सनल स्ट्रेन। अभी समझ में आ गया? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन। क्लियर? फिर एक होता है स्टेरिक स्ट्रेन। तो स्टेरिक स्ट्रेन क्या है? देखिए इन ग्रुप्स के बीच में भी रिपल्सन है, इन ग्रुप्स के बीच में भी रिपल्सन है, इन ग्रुप्स के बीच में भी रिपल्सन है, और इनके बीच का जो रिपल्सन है वो स्टेरिक स्ट्रेन। ग्रुप्स के बीच का रिपल्सन स्टेरिक स्ट्रेन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन टॉर्सन स्ट्रेन। अभी बताओ, अब सबको समझ में आ गया? यस। हमारे पास 3 कन्फर्मेशन है, एक है इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू। अब एक बात मुझे लगता है ये बात आप सबको पता होगी, मुझे लगता है ये बात सबको पता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा? जहां रिपल्सन मिनिमम या मैक्सिमम। स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? रिपल्सन मिनिमम या मैक्सिमम? रिपल्सन क्या होना चाहिए? मिनिमम। अब देखो, आप खुद से सोचिएगा रिपल्सन कब ज्यादा होता है? जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं। कब रिपल्सन ज्यादा है? जब इलेक्ट्रॉन पास हैं या जब इलेक्ट्रॉन दूर हैं? कब रिपल्सन ज्यादा है? जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे या दूर? अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पास हैं, इक्लिप्स स्टैगर्ड में या इक्लिप्स में। कहां इलेक्ट्रॉन पास है? कहां पे इलेक्ट्रॉन पास है? इक्लिप्स में या स्टैगर्ड में? इक्लिप्स में। तो जब इलेक्ट्रॉन पास हैं तो रिपल्सन ज्यादा होगा, तो यहां पे तो यहां पे स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा होगी। टॉर्सनल स्ट्रेन भी यहां ज्यादा है क्योंकि यहां पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दूर हैं, यहां पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास हैं। तो चाहे टॉर्सनल स्ट्रेन हो, चाहे वो टॉर्सनल स्ट्रेन हो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में, चाहे स्टेरिक स्ट्रेन हो, दोनों कहां पर मैक्सिमम है? कहां पर दोनों मैक्सिमम है? इक्लिप्स में। और मिनिमम कहां पे है? मिनिमम कहां पे है? स्टैगर्ड में। और इसीलिए स्टेबिलिटी का सीक्वेंस कहां लिख दूं? इसमें तो स्पेस बचा नहीं है, यहां पे लिख देता हूं। सबसे ज्यादा स्टेबल बता दीजिए आप कौन सा है? पहले सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड, देन स्टैगर्ड के बाद कौन है? स्टैगर्ड। ओके, देन कौन ज्यादा स्टेबल है? स्क्यू या इक्लिप्स्ड? स्टैगर्ड। ओके ग्रेट। देन स्क्यू, और सबसे कम स्टेबल है इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी सबसे कम, ये ध्यान रखना है। ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैगर्ड, स्क्यू एंड देन इक्लिप्स्ड। ठीक है, लगभग स्टैगर्ड और इक्लिप्स में 12 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है।
स्टैगर्ड वाला इक्लिप्स से 12 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्टेबल है। कितना डिफरेंस है? 12 किलो जूल पर मोल का। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? स्टैगर्ड की। किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो इक्लिप्स की। कितनी ज्यादा है? तो 12 किलो जूल पर मोल ज्यादा है। ठीक है, क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कौन स्टेबल है? यस। क्या हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में चल सकते हैं? नेक्स्ट लिखिएगा, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी CH3 CH2 CH2 CH3, इसके हम सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच का कन्फर्मेशनल एनालिसिस देख रहे हैं। तो ब्यूटेन में अगर देखें, ठीक है, ये है ब्यूटेन में फ्रंट कार्बन और एक बना दिया ब्रैक कार्बन पे। तो अब बताओ, ये माला मान लेते हैं ये फ्रंट कार्बन है ना। अब आप बता दीजिए ये फ्रंट कार्बन है, इस फ्रंट कार्बन से क्या क्या जुड़े हुए हैं? फ्रंट कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं? फ्रंट कार्बन से क्या जुड़े हैं? फ्रंट कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक CH3। क्या क्या जुड़े हैं? एक CH3 और 2 हाइड्रोजन। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? फ्रंट कार्बन से एक CH3 2 हाइड्रोजन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बैक वाला कार्बन है। अब बैक वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? बैक वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन है जिसको हमने सर्कल से बनाया है। अब इस कार्बन से क्या जुड़े हैं? अगेन 2 हाइड्रोजन और एक CH3। क्या जुड़ा है? एक तो CH3 ही है और 2 हाइड्रोजन, ऐसा। अब बताइए ये कैसा है? अभी ये स्टैगर्ड बनाया है मैंने या इक्लिप्स बनाया है? ये किस टाइप का है? स्टैगर्ड है या इक्लिप्स्ड है? इक्लिप्स्ड है। अब मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूं, 60 डिग्री से घुमा देता हूं। तो जब मैंने 60 डिग्री से घुमाया तो देखिए नया स्ट्रक्चर कैसे बना। CH3 तो अपनी ही पोजीशन पे रहा, बैक वाले कार्बन पर घुमाया है, ये CH3 आ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। बताइए ये क्या है? स्टैगर्ड है या इक्लिप्स्ड है? ये क्या है? स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड? ये क्या है? स्टैगर्ड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट देखिए, अगेन इसको 60 डिग्री से रोटेट किया तो ये CH3H H। ये पिछली वाली स्लाइड में यार एक पॉइंट कहीं पर लिख लेना, मैं लिखा नहीं क्योंकि जगह नहीं बची थी। ये पॉइंट लिख लेना कि आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन स्टैगर्ड कन्वर्टेड टू, कहीं पर भी नोट बना के लिख लो, आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन इन एथेन स्टैगर्ड कन्वर्टेड टू इक्लिप्स्ड एंड वाइस वर्सा। 60 डिग्री रोटेशन से स्टैगर्ड इक्लिप्स बन जाएगा, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड बन जाएगा। पिछली वाले में ये पॉइंट लिख लेना है ना, एथेन वाले में है ना। अभी मैं आगे चलता हूं, ये बोला तो था मैंने पर नोट नहीं करवाया था, आप नोट कर लीजिएगा इसको कहीं पर। अब यहां पे जब मैं अगले 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये CH3 आ जाएगा यहां पे, और ये हाइड्रोजन, ये CH3 कहां पे आ गया? नीचे। ये हाइड्रोजन चला गया ऊपर यहां पे, और ये वाला हाइड्रोजन आ गया यहां पे। सही बनाया है क्या मैंने? ऐसा ही होगा 60 डिग्री रोटेशन पर। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट 60 डिग्री से रोटेट करें अगर, आफ्टर नेक्स्ट 60 डिग्री रोटेशन CH3 यहीं पे रहा, हाइड्रोजन यहीं पे, पर ये वाला जो CH3 था ये बॉटम पे आ गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये ऐसा बन गया। हाँ, इंटरमीडिएट को स्क्यू कहेंगे। अभी यहाँ पे स्क्यू तो बहुत सारे, स्क्यू हमेशा इनफाइनाइट बनते हैं, इंटरमीडिएट तो बहुत सारे बन सकते हैं, इनफाइनाइट स्क्यू बन सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि स्क्यू इनफाइनाइट बनेंगे, तो मैं बार बार स्क्यू नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात समझना, आप बताइए ये स्टैगर्ड है या इक्लिप्स? केवल इतना बताओ, स्टैगर्ड है या इक्लिप्स? पहला वाला लिख के बताओ, स्टैगर्ड या इक्लिप्स्ड? इक्लिप्स्ड। दूसरा वाला, दूसरा वाला
स्टैगर्ड। तीसरा वाला थर्ड वन इक्लिप्स, और फोर्थ वाला स्टैगर्ड। अब मैं अगर इसको फिर से 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये CH3H के पीछे आ जाएगा, तो इसके जैसा बन जाएगा। फिर 60 से रोटेट करूं तो इसके जैसा बन जाएगा, और पूरा 360 से रोटेट करने पर फर्स्ट जैसा बन जाएगा। तो अगर मैं इसको रिपीट करना शुरू करूं तो अगले 60 डिग्री में ये इसके जैसा बनेगा, फिर ये वाला इसके जैसा बनेगा, और फिर इसके जैसा बन जाएगा। मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स केवल 4 ही बनेंगे, बाकी कुछ अगर मैं और बनाऊं तो फिर वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो डिफरेंट कितने बने? 4। अब जिनमें से 2 स्टैगर्ड हैं, 2 इक्लिप्स्ड हैं, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि स्टैगर्ड जो है यानी 2 और 4 की स्टेबिलिटी हमेशा इक्लिप्स यानी 1 और 3 से ज्यादा होगी। स्टैगर्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड हमेशा इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये वाला जो है जहां पे CH3 यानी बल्किएस्ट ग्रुप के पीछे बल्किएस्ट ग्रुप है, इसको अब हम एक नया नाम दे देते हैं फुली इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स तो है लेकिन इसको एक नया नाम दे दिया फुली इक्लिप्स्ड। और यहां पे जहां पे CH3 के पीछे CH3 नहीं बल्कि हाइड्रोजन है, उसको हमने एक नाम दिया पार्शियली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड, और ये दिया इसको नाम पार्शियली इक्लिप्स्ड। और ये जहां पे बल्कि ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इसके लिए हमने स्टैगर्ड, या इसी को हमने कहा एंटी, एंटी कहें या एंटी स्टैगर्ड कहें, एक ही बात है, एंटी या एंटी स्टैगर्ड। ये वाला भी स्टैगर्ड था लेकिन इसका हमने एक नया नाम दिया है गॉच। ये है तो स्टैगर्ड बट इसका नाम क्या है? गॉच। इसका एक नया नाम दे दिया गॉच। अगर हमें इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, ठीक है, तो आप बताइए, हम ये कह सकते हैं क्या कि 2 और 4 की स्टेबिलिटी 1 और 3 से ज्यादा है? कह सकते हैं या नहीं? क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 और 4 की स्टेबिलिटी 1 और 3 से ज्यादा है? नाउ द क्वेश्चन इज 2 और 4 में ज्यादा स्टेबल कौन है? गॉच। और एनटी में ज्यादा स्टेबल कौन है? गॉच और एनटी में सिर्फ बताओ। गॉच और एनटी में एनटी। उसका रीजन है, देखो यहां पे बल्कि ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, जबकि यहां पे बल्कि ग्रुप पास पास हैं। तो यहां पे स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा होगी, स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमम होगी, और इसलिए स्टेबिलिटी के सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा एनटी और फिर उसके बाद आएगा गॉच। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री हैं? क्या आप लोग मेरी बात से एग्री हैं? एंटी फिर गॉच, यस। उसके बाद पार्सली क्लिप्स और फुली क्लिप्स में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? पार्सली क्लिप्स या फुली क्लिप्स? पार्सली क्लिप्स। क्यों? क्योंकि यहां पे CH3 ढक रहा है H को, जबकि यहां पे CH3 ढक रहा था CH3 को, इसलिए फिर पार्सली क्लिप्स्ड। और सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा फुली क्लिप्स्ड। एंटी, गॉच, partially eclipsed, fully eclipsed. Now this is sequence of stability. एक बात समझना है आपको, इन दोनों की एंटी और गॉच की एनर्जी क्लोज है, पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुली इक्लिप्स्ड की एनर्जी क्लोज है। और यही रीजन है कि अगर हम एंटी और गॉच देखें तो इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनकी एनर्जी मुश्किल से 4 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस होता है, लेकिन एंटी और फुली इक्लिप्स में लगभग 19 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। ठीक है, एंटी और गॉच बहुत क्लोज है, लगभग 4 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है, लेकिन एंटी और फुल इक्लिप्स में 19 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। बताइए, एक्स और वाई कोई भी 2 ग्रुप हैं, वल्की ग्रुप है। अब एक्स और वाई अगर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाया ये क्या है? एंटी बनाया है, गॉच है, क्या है ये? एंटी। चलिए बहुत बढ़िया, ये मैंने बना रखा है यहां पे एंटी। और ये क्या है? पहला वाला एंटी था और दूसरा वाला ये वाला गॉच है। पहला एंटी, दूसरा गॉच। ठीक है, एक एंटी है, एक गॉच है।
अब इधर ये X है, Y है, H है, H है, H, H। ये वाला क्या है, गॉच है या एंटी है जो इधर बनाया है? ये क्या है? तो ये गॉच है, और इसी का एंटी अगर बनाए तो X Y H, ये एंटी। बताइए नॉर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी या गॉच? अगर हम इन जनरल बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल है, एंटी या गॉच? एंटी। यस, एंटी की स्टेबिलिटी गॉच से ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, एंटी की स्टेबिलिटी क्यों गॉच से ज्यादा है, कोई बता सकता है व्हाई एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉच? क्योंकि एंटी में ग्रुप दूर दूर है, मिनिमम रिपल्सन। ओके, अब देखो अगर कहीं यहां पे तो रिपल्सन वाला केस था, ये तो केस ही रिपल्सन वाला है। अब सोचो कि अगर एक्स और वाई के बीच में अट्रैक्शन होता, एक्स और वाई के बीच में अट्रैक्शन होता, एक्स और वाई के बीच में अगर रिपल्सन की जगह अट्रैक्शन हो, यहां पे एक्स और वाई की जगह के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, अट्रैक्शन हो, तो जिन ग्रुप्स के बीच में अट्रैक्शन होगा वो पास रहना चाहेंगे, दूर रहना चाहेंगे? जिनके बीच में अट्रैक्शन होगा वो पास रहना चाहेंगे, दूर रहना चाहेंगे? पास रहना चाहेंगे। तो अब जहां कहीं पर भी अट्रैक्शन होगा उन केसेस में गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी। जहां कहीं पर भी अट्रैक्शन होगा वहां पे गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अट्रैक्शन नॉर्मली किस टाइप का होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला अट्रैक्शन होता है। यानी जहां कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उन सभी केसेस में गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा होगी। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, केवल रिपल्सन होता है, तो फिर एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे देखिए, अगर हमारे पास दोनों CH3 हैं तो अब तो इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन, दो CH3 हैं, अट्रैक्शन या रिपल्सन? दोनों CH3 अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन होगा, तो फिर एंटी ज्यादा स्टेबल। लेकिन अगर दोनों OH हैं तब इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और अगर अट्रैक्शन है तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी या गॉच? अट्रैक्शन होगा तब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों OH, गॉच। ठीक है। और देखिए, अगर दोनों Cl हुआ, दोनों Cl तो रिपल्सन, दोनों Br तो रिपल्सन, दोनों आयोडीन तो रिपल्सन। लेकिन अगर एक OH है और एक NH2 है तो अट्रैक्शन होगा। एक OH है, एक Cl है तो भी अट्रैक्शन होगा। एक OH है, एक F है तो भी अट्रैक्शन होगा। अगर दो COOH हैं तो भी अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगर एक COO निगेटिव है और एक NH3 पॉजिटिव है तो दोनों अपोजिट चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर दोनों COO निगेटिव होते तो इनके बीच में रिपल्सन होता, और रिपल्सन होता तो फिर एंटी ज्यादा स्टेबल। अगर दोनों NH3 पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता, और रिपल्सन होता तो एंटी ज्यादा स्टेबल। सीधी सी बात यह है कि जहां कहीं पर भी अट्रैक्शन होगा वहां एंटी ज्यादा, जहां कहीं अट्रैक्शन होगा वहां गॉच ज्यादा स्टेबल, और जहां रिपल्सन होगा वहां एंटी ज्यादा स्टेबल। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि एथिलीन ग्लाइकॉल है, CH2OH, CH2OH। तो अब देखो यहाँ पे X और Y दोनों की जगह OH है, तो इसका कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, गॉच या एंटी? तो अब अगर इसका ये दिया हुआ है एक OH, OH, H, H, बताओ ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, ये इसका कौन सा फॉर्म है, ये इसका गॉच फॉर्म है। और इसी एथिलीन ग्लाइकॉल का एंटी फॉर्म अगर बनाएं तो ये OH, H, H, OH, H, H। अब देखो OH को अपन कैसा लिख सकते हैं, OH को अपन लिख सकते हैं इस तरह से, OH और ये O, और यहां पे भी H जुड़ा हुआ है ऐसे। तो इस हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन के बीच में 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, जबकि क्या यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वहां एनर्जी रिलीज होगी, और इस केस में गॉच की स्टेबिलिटी nt से ज्यादा हो जाएगी, जहां कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा।